नमस्कार। अगर बेटा बाप का ना हुआ तो आजमगढ़ का क्या होगा? अगर चुनाव आयोग मोदी के जेब में है। हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही क्यों कह रहा हूँ। तो निरहुआ ने, जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, उन्होंने बयान दिया। आजमगढ़ से वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने बयान दिया अखिलेश यादव के लिए कि अगर बेटा बाप का ना हुआ तो आजमगढ़ का क्या हुआ, जिसके बाद सियासी भूचाल सा बन गया। और दूसरी बात कि मोदी के जेब में चुनाव आयोग है, ये राज ठाकरे ने कहा अपने बयान में। हालांकि उनके तरफ से ऐसा बयान तो आता ही रहता है, लेकिन चुनाव आयोग पर बढ़ते सवालों को देखते हुए गंभीर चिंता की जरूरत है। विपक्षी राजनीतिक पार्टियां, क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर वो सत्ता में आती हैं, अगर फिर से उनके ऊपर अगर चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है कोई, तो वो क्या जवाब देंगे? इसका मतलब होता है कि खुद का गिराया कांटा खुद को चुभेगा बाद में। अगर चुनाव आयोग पर अगर आज विपक्षी दल सवाल उठा रही है, तो माना कि अगर विपक्षी दल सत्ता में आती है, तो फिर बीजेपी भी उसके बाद सवाल उठाएगी चुनाव आयोग पे। तो दोस्तों, ये सब बातों को छोड़कर पहले मैं निरहुआ और अखिलेश यादव के बीच ये जो बयानबाजी हुई है, उसके ऊपर मैं चर्चा कर लेता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मैं पॉलिटिकल और न्यूज़ से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूँ, इसलिए पूरी तरह से आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में पत्रकारों के बारे में चर्चा भी करने वाला हूँ, तो आप पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, राजनीति में एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी काफ़ी चर्चा रहती है, लेकिन अभी निरहुआ ने जो बयानबाजी की है आजमगढ़ में अखिलेश यादव का बहुत पाँव जमा हुआ है। और वहाँ कड़ी मुकाबला है अब की बार निरहुआ और अखिलेश यादव के बीच। हालांकि सभी लोग जानते हैं कि जो बड़े नेता होते हैं, जो जहाँ से भी चुनाव लड़ते हैं, वो जीत ही जाते हैं। उसमें कोई शंका नहीं है कि चाहे वो मंत्री हो या कैंडिडेट हो, मुख्यमंत्री हो, कहीं के भाई कहीं से भी चुनाव लड़े तो वो जीत जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री भी चुनाव हार गए हैं। अगर ऐसा हुआ, अखिलेश यादव अगर आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी मुश्किल आनी पड़ेगी दोस्तों। वो क्या ऐसा है कि आपने देखा होगा, हिमाचल प्रदेश में जब बीजेपी और कांग्रेस की चुनाव हो रही थी, तो बीजेपी के जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, वो ही हार गए थे। इस वजह से जो है दूसरी पार्टी के दूसरे दिल्ली से अपने एक पार्टी के नेता को, बीजेपी को हिमाचल का मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था, और बहुत ही मुश्किल वक्त थी वो। और ये ऐसा होता है तो बहुत ही पार्टी के लिए भी बहुत शर्मनाक है, किसी भी पार्टी के लिए, कि अगर किसी का मुख्यमंत्री कैंडिडेट ही हार गया हो और उसकी पार्टी सत्ता में आ गई हो, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। और उसको जो वो तो खुद कहता है कि हाँ, मैं फिर से पार्टी में बरकरार रहूंगा ऊंचे पद पर, लेकिन पार्टी के जो भी नेतृत्व और अध्यक्ष वगैरह होते हैं, उनके लिए बहुत शर्म की बात है कि एक हारे हुए उम्मीदवार को किसी बड़े पद पे बैठाना, या मुख्यमंत्री जैसे पद के ओहदे के, मंत्री जैसे पद के ओहदे के लोगों को। तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात होती है किसी भी पार्टी के लिए। तो दोस्तों, अब दोबारा बात चर्चा कर लेते हैं जो राज ठाकरे ने कहा। हाँ, राज ठाकरे को तो आप जानते ही होंगे, बिहारियों को भगाने के लिए काफ़ी फेमस जाने जाते हैं। बिहारियों पर तीखी टिप्पणी करने के लिए बहुत ही फेमस है राज ठाकरे। और ज़्यादातर मुंबई में इनका जो है मराठी नेतृत्व चलता है, मराठी राजनीति से नेतृत्व चलता है, और कट्टर मराठी हैं। इनका साफ कहना है कि मुंबई में अगर कोई मराठी नहीं बोले तो उसको मुंबई में कोई जगह नहीं है। ये तो साफ तौर पे कहते हैं कि प्रवासियों का जगह ही नहीं है, मतलब मुंबई में सिर्फ और सिर्फ मराठियों का अधिकार है। और ये काफ़ी मतभेद और नफरत फैलाने का, तोड़ने के बात कहते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके पूरे विस्तार से बताता हूँ। मोदी और बीजेपी भी मोदी और बीजेपी के दोनों के ही समर्थन रहे हैं राज ठाकरे 2014 में। 2014 में जो है राज ठाकरे बहुत बड़े समर्थक थे, लेकिन धीरे धीरे आते हुए क्या हो गया, राज ठाकरे को जो बीजेपी का विरोध करने लगे और मोदी का विरोध करने लगे। उसके बाद आज कल जो बयान आया था कि चुनाव आयोग मोदी के जेब में होता है, तो ये बयान बहुत ही गंभीरता है से लेना चाहिए सभी को कि इतने बड़े नेता जो है, और
कह रहे हैं कि चुनाव आयोग उनके जेब में है, तो मैं कहता हूँ कि एमएनएस को चुनाव लड़ने की जरूरत ही क्या है। अगर ऐसा है कि चुनाव आयोग जेब में है, तो एमएनएस अपने पार्टी को कैंडिडेट को खड़ा ही ना करे। जब उसे लगता है कि हाँ चुनाव, अगर मैं चुनाव जेब में है मोदी के, तो डेफिनेटली है जो कि सच में सारे कैंडिडेट हार जाएंगे और बीजेपी के कैंडिडेट जो है वो जीत जाएंगे। तो एमएनएस को अपना कैंडिडेट उतारना ही नहीं चाहिए चुनाव में। तो ये कहना कि चुनाव आयोग जेब में है, तो उनको भी सोचना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए कि मैंने खुद का कैंडिडेट एक खड़ा किया है और नॉमिनेशन भरने के वक्त जो है नियम और शर्तों में और शपथ ग्रहण किया है कि चुनाव आयोग जो है पूर्ण रूप से और निष्पक्ष चुनाव करवाता है। और जब चुनाव आयोग अभी दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात निकल के आई है, जब भी कोई कैंडिडेट जो है नॉमिनेशन फाइल करने जाता है चुनाव आयोग ऑफिस में, तो वहाँ एक शपथ पत्र दिखाया जाता है और करवाया जाता है चुनाव आयोग द्वारा कि आप क्या निष्पक्ष चुनाव लड़ने से और निष्पक्ष चुनाव के कराने से चुनाव आयोग के कामों को लेकर आप संतुष्ट हैं। तो उसमें जवाब देना होता है कैंडिडेट को हाँ या ना। तो वो कैंडिडेट देते हैं और कहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। लेकिन अगर राज ठाकरे कल का बयान दे रहे हैं और वो एमएनएस ने भी अपने कुछ पार्टी के नेताओं को नॉर्थ ईस्ट से उतारा है, मुंबई नॉर्थ ईस्ट से। हालांकि एमएनएस का कुछ दबदबा नहीं देखने को मिलता है मुंबई में। मुंबई में जो भी राजनीतिक नेतृत्व करता है वो बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना हो गया और कुछ निर्दलीय हो गए। लेकिन एमएनएस को कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता यहाँ। टीवी और मीडिया वालों ने बहुत ही ज़्यादा हीरो बना दिया है, लेकिन एमएनएस को जो है अपने गुंडागर्दी और मारपीट की वजह से कुछ सुर्खियाँ मिलती है, लेकिन वहाँ के लोग जो है बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। कुछ मराठी एरियाज हैं और कुछ मराठी क्षेत्र हैं जो एमएनएस को सपोर्ट करते हैं, और जो लोग उधर से बिलोंग करते हैं वो सपोर्ट करते हैं। इसलिए एमएनएस आज बढ़ चढ़ के बोलता है। तो अगर ऐसा होता तो मुंबई के राजनीतिक नेतृत्व सबसे बड़ी पार्टी जो है एमएनएस ही होती। इसलिए इनकी बातों का सीरियसली लेना किसी को जरूरत नहीं है, और इनका कोई भी प्रभाव मुंबई के राजनीतिक में नहीं पड़ता है ज़्यादा। इसलिए पॉलिटिकल एनालिस्ट और पॉलिटिकल सर्वे जितने भी हुए हैं उसमें राज ठाकरे का कोई दबदबा नहीं रहा है, कोई नेतृत्व नहीं रहा है, कोई राज ठाकरे से कोई भी मुंबई की राजनीति प्रभावित नहीं हुई है। इसलिए ऐसा कहना कि राज ठाकरे ऐसा बयानबाजी करके बहुत ही चुनावी फायदेमंद फायदा उठा लेंगे, तो यह बिल्कुल गलत होगा। इसके लिए आपको इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात आने आ गई है कि निरहुआ के बयान के बाद अखिलेश यादव की कुछ टिप्पणी आई। अभी तो शायद मुझे पता नहीं है आई कि नहीं आई है, लेकिन बाकी विपक्षी दलों के नेताओं और प्रवक्ताओं के बयान आने लगे हैं। लेकिन इसमें जो है मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के निजी संबंध जो हैं पिछले 2-3 साल से खराब चल रहे हैं। मुलायम सिंह नहीं यादव नहीं चाहते कि जब यूपी में विधानसभा इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस से गठबंधन की जाए, इसके विरोध में थे मुलायम सिंह यादव। और आपको पता होगा मुलायम सिंह यादव संसद में भी बयान दिया था कि फिर मोदी प्रधानमंत्री बने, यानी प्रधानमंत्री मोदी ही बने, इसकी इच्छा जाहिर की थी मुलायम सिंह यादव ने। तो मुलायम सिंह यादव सपा के जो समाजवादी पार्टी है उसके बहुत क्रिएटिव है, यानी क्रिएटर आप कह सकते हैं कि उन्होंने ही पार्टी को बनाया है। और जो भी आज अखिलेश यादव हैं, अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं थे या हैं, अगर या भविष्य में होंगे तो वो उनकी ही बदौलत होंगे, अखिलेश यादव अपने बदौलत नहीं होंगे। अब वो राजनीति नहीं चलने वाली है कि यूपी में सारे यादवों की वोट जो है अखिलेश यादव ले उड़ेंगे। अब दूसरी बात कर लेते हैं मायावती, बीएसपी प्रमुख मायावती की। तो उनका राजनीतिक बहुत ही खुला है और उन्होंने सरासर मंच से अपील करती है कि हाँ मुस्लिम लोग मुझे वोट दें। आपको बता दें कि इसी बयान के वजह से चुनाव आयोग द्वारा उनके ऊपर 48 घंटे का बैन लगाया गया था। तो दोस्तों अब की बार जो भी ऐसा बयानबाजी करेंगे उनका तो खैर नहीं है। तो मैं अभी बात कर लेता हूँ कि आखिर यूपी में जो है 80 लोकसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं, आखिर उनमें से कितने सीटें कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी पार्टी को अब की बार मजबूत में रहने का उम्मीद है। दोस्तों अब कल मैंने बिहार के बारे में बात कहा, जहां बिहार सबसे बड़ी पार्टी थी राजद, जिसको सबसे बहुमत मिलने का अनुमान था। लेकिन यूपी में जो है यूपी में कुछ अलग समीकरण है। जहाँ जहाँ तक आप देख सकते हैं यूपी जो है धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है, अयोध्या का मामला भी है। और इससे जो है सबसे ज़्यादा फायदा किसी को अगर मिलता है तो वह है बीजेपी को। तो अगर बीएसपी और सपा दोनों गठबंधन भी कर लेते हैं और कांग्रेस भी कर लेते हैं तो बीजेपी जो है अकेले ही कांटे की टक्कर की उम्मीद
रखती है, क्योंकि जितने भी हिंदूवादी बयान है उन सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार से ही फायदा मिलता है, यानी उत्तर भारत से ही उनको सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। तो यूपी में 80 सीटों में से कम 50 से ऊपर सीटें जो है वो बीजेपी जीतने जा रही है और पहले भी जीती थी। इसलिए ये कहना कि बसपा और सपा का गठबंधन है तो कोई कुछ बिगाड़ लेगा बीजेपी का या कुछ नुकसान हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत बात होगा, ये बिल्कुल नहीं है। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ पत्रकारों की, जो है आजकल चुनाव में काफ़ी प्रचार कर रहे हैं, और टीवी सीरियल्स की भी। दोस्तों कुछ समय पहले एमएनएस और कांग्रेस ने मुंबई में उन्होंने सवाल उठाया था कि जो भी भाभी जी घर पर है जो सीरियल चलती है उसमें बीजेपी के प्रचार के लिए जो क्रिएटर है डायरेक्टर है उन्होंने पैसे लिए हैं बीजेपी से और उसको प्रचार करने के लिए। दरअसल वो सीन था कि अंगूरी भाभी जो निभाती हैं, शुभांगी अत्रे उनका नाम है, उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना, प्रधानमंत्री शौचालय योजना वगैरह वगैरह की तारीफ की थी और कहा था कि उनके योजनाओं की तारीफ की थी, मुद्रा लाभ की तारीफ की थी, तो वो सरकारी योजनाओं की तरह तारीफ की थी। तो इससे लगता है कांग्रेस ने मुंबई कांग्रेस ने सवाल उठाया था कि प्रमोट किया जा रहा है बीजेपी को और प्रचार किया जा रहा है बीजेपी को पैसे लेकर डायरेक्टर द्वारा। तो ये बिल्कुल गलत बात है। डायरेक्टर को अभिव्यक्ति की आज़ादी है और सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की एक उसका राइट बनता है, हमारा भी राइट बनता है कि अच्छी योजनाओं को हम किसी दूसरे को शेयर करें, ताकि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको सकारात्मक भी देखने की ज़रूरत है। देखिए जो भी मोदी विरोधी हैं वो सिर्फ नकारात्मक देखते हैं, मुझे लगता है ऐसा कि आप दोनों तरफ से देखिए कि सकारात्मक भी है कोई क्या नकारात्मक भी है। हालांकि मोदी जो है मोदी के जी के बारे में कुछ लोग कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि थोड़ी मुस्लिम के लिए नेगेटिव रहते हैं, वो लोग बीजेपी पार्टी नेगेटिव रहती है, लेकिन उनकी योजनाओं का भी देखना चाहिए कि उनकी योजनाओं जो है वो किसी जाति धर्म को देखकर नहीं की गई है, सभी जातियों को योजनाओं का लाभ मिला है। इसलिए जो भी वोट करे, जिसके भी मतदान करे, वो सोच समझ के करे और वोटिंग करे, और जो लेकिन वोटिंग जरूर करे, घर पे बैठे ना रहे। और पत्रकारों की बात करें तो आज तक के श्वेता सिंह, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी जी न्यूज में पहले काम करते थे, रोहित सरदना वो आज तक में आ गए हैं, आज तक चैनल पे। तो इन लोगों ने भी अपना वोट डाला और ट्विटर या फेसबुक सोशल मीडिया से अपना चुनाव प्रचार करने पर लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि जो भी लोग सवाल उठाते हैं ऐसा कि पत्रकार जो है वो बिके होते हैं और उनके लिए हर चुनावी कैंपेन करते हैं सोशल मीडिया पर, पोस्ट वगैरह करते हैं। तो एक ऑपरेशन आया था इसके पहले, कोबरा। कोबरा जो है फोन पे किसी स्टार या को स्टार पत्रकारों द्वारा फोन करके उनको कहता था कि मैं पैसे दूंगा, आप मेरे लिए पोस्ट या ट्वीट या सकारात्मक ट्वीट कीजिए किसी पार्टी या राजनीतिक पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी के लिए। तो बहुत सारे लोग उसमें सामने आए थे। ठीक वैसे ही उसी तरह पत्रकार और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीके होते हैं और उनके साफ साफ तो नहीं कहते कि मैं बीजेपी का समर्थन करता हूँ, फिर भी उनकी सकारात्मकता और योजनाओं को यह दर्शाते हैं कि बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, जिसकी वजह से लोग प्रभावित होते हैं। जैसे आप क्रिकेटर्स भी देख लीजिए, एम एस धोनी, गौतम गंभीर वगैरह। संपर्क और समर्थन ये बहुत ही बड़ी एक बीजेपी की कामयाबी थी, जिससे सभी लोगों से बॉलीवुड से संपर्क किया था बीजेपी ने पहले, लेकिन अभी उसका कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। इसलिए आप लोग सोचिए समझिए और सोच समझ के वोट डालिए किसी भी पार्टी को, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों फिर से दूसरे वीडियो और जो भी पॉलिटिकल न्यूज़ है उसको एनालिस्ट करके मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले आपको राजनीति से जुड़े हुए वीडियो चाहिए, राजनीति से जुड़े हुए मुद्दे चाहिए, जो राजनीति से के ऊपर सबसे विस्तार पूर्वक सही क्या है गलत क्या है, क्या बयान गलत है, वो देखना है। अगर आपको समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। और जिन्हें राजनीति में इंटरेस्ट ना हो वो भी सब्सक्राइब कीजिए, चैनल कीजिए, क्योंकि राजनीति देश की नेतृत्व करता है। राजनीति का ज्ञान सबको होना चाहिए और राजनीति के समझना चाहिए, ताकि आप अच्छी तरह समझेंगे और वोट अच्छी तरह से डालेंगे। थैंक यू दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके।